Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about drug trafficking issues in Northeast, and this topic is important from our syllabus paper 4 governance point of view, especially from health segment. So करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं क्यों हम ये आर्टिकल ड्रग मैनेज से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं. तो देखिए, हाल फिलहाल में गुवाहाटी के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के जो डायरेक्टर जनरल हैं SN प्रधान साहब, उन्होंने DGP कॉन्फ्रेंस हॉल में एक स्पीच दिया जिसमें उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो ड्रग मेनास हैं या ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. अब ये स्पीच आपको कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ NCB, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल उसी के बाद आया है जिसमें बात की गई है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंक्लूडिंग आसाम ड्रग ट्रैफिकिंग या ड्रग मेनेस इनके इश्यूज बढ़ रहे हैं. तो आपको एक बात पता होगी कि आसाम पुलिस हैड स्टार्टेड एंटी नारकोटिक्स ड्राइव अबाउट फ्यू मंथ्स अगो. जब हिमंता बिस्वा शर्मा साहब चीफ मिनिस्टर नए बने थे, उसके बाद लगभग 1 महीने बाद ये वॉर अगेंस्ट ड्रग्स स्टार्ट किया था आसाम पुलिस ने. लगभग 10 दिनों के अंदर ही लगभग 264 केसेज रजिस्टर किए गए थे अंडर नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985. 400 से भी ज़्यादा लोग अरेस्ट किए गए थे, जिसको आसाम पुलिस ने नाम दिया था वॉर अगेंस्ट ड्रग्स. लेकिन जो NCB के डायरेक्टर जनरल हैं SN प्रधान साहब, उन्होंने इस स्पीच में कहा कि देखिए, इस ड्राइव से जो आसाम पुलिस ने स्टार्ट किया, इस ड्राइव से स्मॉल टाइम ड्रग पेडलर्स तो पकड़े गए हैं, जो छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स थे वो तो पकड़े गए हैं, लेकिन जो लार्ज नेटवर्क चलाने वाले, जो ड्रग रैकेट चलाने वाले जो किंगपिन हैं, जो उनके हेड्स हैं, वो पकड़े नहीं गए हैं. रीज़न बीइंग कि दिस प्रॉब्लम ड्रग ट्रैफिकिंग इज़ ए डीप रूटेड प्रॉब्लम. ये देखिए, किसी एक स्टेट पुलिस अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल फोर्सेस भी इंक्लूडेड हैं, जैसे चाइना या कुछ हद तक म्यांमार का भी सपोर्ट है, और अकेले पुलिस इस प्रॉब्लम से नहीं निपट सकती. तो एक प्रैग्मेटिक, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए होगा. वी नीड टू फाइंड अ कोऑर्डिनेशन, डेवलप अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड ऑफ कोर्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. तो इन सब के क्लोज कोऑर्डिनेशन से ही हम लोग इस ड्रग ट्रैफिकिंग के प्रॉब्लम को ख़त्म कर पाएंगे, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है. अगर हम ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें इंडिया के अंदर, तो आपको एक बात जाननी चाहिए कि इंडिया का जो 2 एरियाज़ हैं, दिस नॉर्थ ईस्ट एरिया एंड दिस नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या कुछ हद तक गुजरात भी, these 2 areas are particularly vulnerable to drug trafficking and drug misuse या drug abuse. तो ये दोनों एरियाज़ में ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस या ड्रग वल्नरेबिलिटी ज़्यादा क्यों है, वो भी ज़रा समझते हैं. देखिए, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इट इज़ वेरी क्लोज टू दिस एरिया विच इज़ नोटोरियसली नोन एज ड्रग ट्रायंगल. इस एरिया में बहुत ज़्यादा ओपीएम उगाया जाता है और अलग अलग तरह के ड्रग ट्रैफिकिंग की एक्टिविटीज़ होते हैं. इस एरिया को हम लोग कहते हैं ड्रग ट्रायंगल. तो इसी कारण से यहाँ पे जो भी ड्रग्स उगाए जाते हैं स्मगलिंग हो करके, चूँकि ये पोरस बॉर्डर है इस एरिया में, काफ़ी सारे पेड़ पौधे, जंगल, नदियाँ, पहाड़, तो पोरस बॉर्डर होने के कारण हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी अच्छे तरीके से इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है. कभी कभार ये स्मगलर्स, इनको मौका मिल जाता है हमारे देश के अंदर घुसने का, और ड्रग ट्रायंगल से नज़दीक होने के कारण नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग अब्यूज़ के प्रॉब्लम ज़्यादा है. ठीक वैसे ही ये जो गोल्डन क्रेसेंट वाला एरिया है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर वाला एरिया, यहाँ पे भी कई सारे तरह के ड्रग स्मगलिंग की जाती है, जैसे हेरोइन या हसीस. तो ये सब चीज़ें फिर यहाँ से निकल करके और यहाँ से स्मगलिंग करके फिर हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तक बड़े आराम से पहुँच जाती हैं, जिस कारण से नॉर्थ वेस्ट में भी ड्रग ट्रैफिकिंग या ड्रग अब्यूज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. आपने मूवी देख रखी होगी उड़ता पंजाब, दिखाया था कि कैसे पंजाब के अंदर ड्रग मेनेसेस कितने बढ़ चुके हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, गोल्डन ट्रायंगल ये म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर रीजन में है गोल्डन ट्रायंगल. इट इज़ नोटोरियसली नोन फॉर ग्रोइंग ओपीएम. तो यहाँ पे ओपीएम उगाने के कारण ये एरिया बदनाम है, आप कह सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ इट्स proximity with the northeastern states and porous border of India Myanmar in this region has allowed these drug traffickers to do drug peddling or drug
स्मगलिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। वही गोल्डन क्रेसेंट के बारे में मैंने आपको बताया, इट इज़ इन द बॉर्डर रीजन ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड टू सम एक्सटेंट ईरान ऑल्सो। इट इज़ ऑल्सो notoriously known for growing opium. It is world's leading illicit opium producing region. और अगर तीनों रीजन में बात किया जाए तो अफ़गानिस्तान के अंदर लगभग सबसे ज़्यादा, ये जो पूरा का पूरा गोल्डन क्रेसेंट है उसका 90% एरिया अकेले अफ़गानिस्तान के अंदर पड़ता है। और अफ़गानिस्तान के अंदर हाल फिलहाल में तालिबान ने अब इसके ऊपर पूरा कंट्रोल जमा लिया है। तो तालिबान के कारण भी अब एक डर है, एक अप्रीहेंशन है इंडिया के लिए कि इफ़ तालिबान गेट्स कम्प्लीटली इनटू कंट्रोल ऑफ अफ़गानिस्तान, जो वैसे भी उसका पॉलिटिकल कंट्रोल तो उसने ले ही लिया है, तो फिर ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में फिर से बढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो इस गोल्डन क्रेसेंट एरिया में ओपियम का ज़्यादा से ज़्यादा उगाना और ड्रग ट्रैफिकिंग वैसे फिर से स्टार्ट कर देगा, जो बीच में वहाँ के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के आने के कारण कुछ हद तक कम हुई थी। ड्रग अब्यूज़ के क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, लेट अस सी दैट वन बाय वन। ड्रग अब्यूज़ के अलग अलग डायमेंशंस के प्रॉब्लम्स होते हैं ड्रग अब्यूज़ के कारण। जब हमारे देश के अंदर लोग ड्रग अब्यूज़ पे डिपेंडेंट होने लगते हैं तो इसके इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि ड्रग अब्यूज़ लीड्स टू फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डिके। आप देखते हैं कोई भी एक ड्रग एडिक्ट जो है वो रादर दैन बिकमिंग अ रिसोर्स फॉर द सोसाइटी, ही और सी बिकम्स a kind of limitation और a kind of wastage for the society। तो जो हमारे देश के यूथ हैं, if they become directed towards drug addiction, then rather than acting as a dividend for our nation, as a resource to our nation, they will become burden for our nation। तो ये होता जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अगर आप देखें तो मिजोरम के अंदर जो खास कर ये जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर स्टेट्स हैं, मिजोरम, नागालैंड, इनमें ड्रग ट्रैफिकिंग के, मणिपुर में ड्रग ट्रैफिकिंग केसेस बहुत बढ़ चुके हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं। अगर ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस या ड्रग अब्यूज़ के केसेस जब बढ़ते हैं तो पीपल गेट डिपेंडेंट मोर एंड मोर ऑन ड्रग अब्यूज़, और इसके लिए फिर पैसा लगता है। तो फिर पैसे के लिए फिर ये लोग जो है छोटे मोटे क्राइम में इंगेज होते हैं, जैसे चोरी। अब फिर ग्रुप क्लासेस होंगे अलग अलग ड्रग ग्रुप्स के बीच में। बहुत बार ऐसा होता है कि सिंस दीज ड्रग एडिक्ट्स लूज देयर साइकोलॉजिकल ऑर्डर, दे इंगेज इनटू इम्पल्सिव मर्डर ऑल्सो। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो जोरहट में लिंचिंग हुई थी कुछ दिनों पहले असम के अंदर, जो मेन कन्विक्ट था, वैसे तो बाद में वो भी मारा गया, ही डाइड बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, वो भी ड्रग अब्यूज़ करता था और उस टाइम में भी वो ड्रग के इन्फ्लुएंस में था, जिस कारण से उसने ये लिंचिंग के केसेस को किया। तो जो ड्रग अब्यूज़ करने वाले लोग होते हैं वो अपना साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी खो बैठते हैं। उस केस में दे आर वेरी मच वल्नरेबल टू और इम्पल्सिव टू कमिटिंग क्राइम्स, और इसके अलावा उनको पैसों की भी ज़रूरत होती है। सो दे इंगेज इन टू सम पेटी क्राइम्स लाइक थेफ्ट या फिर मर्डर। सोशल इशूज़ भी हैं। मेनली जो अब्यूज़ करने वाले लोग होते हैं वो फिर दे आर फाउंड टू बी इंगेज इन टू डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो अगेंस्ट देयर फीमेल मेम्बर्स इन द फैमिली, स्पेशली अगेंस्ट वाइफ्स। तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। उसके अलावा ड्रग ट्रैफिकर्स कैसा करते हैं, इस तरह के सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए। बहुत बार ये बार बार एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, नए सिरिंज का तो इस्तेमाल करते नहीं हैं, और इस कारण से HIV बढ़ने का भी खतरा रहता है। आजकल एक हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी भारत सरकार में, जिसमें उन्होंने कहा था कि HIV ट्रांसमिशन का जो मेन कारण है आज के टाइम में वो सेक्सुअल कंडक्ट नहीं है, फिजिकल कंडक्ट नहीं है। मेन कारण है आज के टाइम में रीयूज ऑफ सिरिंजेस, बार बार एक सिरिंज का इस्तेमाल करना, स्पेशली बाय द ड्रग अब्यूजर्स। इस कारण से HIV के केसेस बढ़ रहे हैं, और एक बार ये लोग HIV से इन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं फिर देयर वाइफ्स ऑल्सो गेट इन्फ्लिक्टेड विथ HIV प्रॉब्लम, और बाद में इट लीड्स टू फाइनेंशियल बर्डन फॉर द फैमिली ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स ड्रग अब्यूज़ इज़ ए हेल्थ कंसर्न, क्योंकि जो भी ड्रग एडिक्ट होता है उसको कई सारे और भी हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ट्यूबरकुलोसिस, और ओवरऑल हेल्थ प्रॉब्लम जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, खासकर मिजोरम और नागालैंड, इनमें ये सब जो अलाइड डिजीजेज हैं, HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस, इनके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट HIV के सबसे ज़्यादा, अगर परसेंटेज वाइज देखे जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस मिजोरम से निकल के आ रहे हैं। क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं ड्रग मेनेंस को लेकर के, ड्रग अब्यूज़ को लेकर के? तो हमें अलग अलग लेवल पे स्टेप्स लेने चाहिए। वी नीड टू टेक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। जैसे कि हमें सोसाइटी लेवल पे एक अप्रोच लेना चाहिए,
सोसाइटी में जैसे वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट यूज ऑफ और मिसयूज ऑफ ड्रग्स, जैसे कि थ्रू मीडिया वी कैन क्रिएट अवेयरनेस, फैमिलीज़ अपने जो यंग लोग हैं उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करे कि स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है लेकिन लेटर एंड इट क्रिएट्स बिग प्रॉब्लम, सो यूथ शुड नॉट गेट डाइवर्टेड टुवर्ड्स ड्रग अब्यूज़। स्कूल में बच्चों को अवेयर करना चाहिए, डेली वेज वर्कर्स को हमें अवेयर करना चाहिए, क्योंकि डेली वेज वर्कर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ड्रग अब्यूज़ के। वो लोग इतना काम करते हैं, इतनी बुरी तरीके से उनका बॉडी दर्द होता है कि उस केस में दे आर नेचुरली इंक्लाइन टुवर्ड्स टेकिंग सच सब्सटेंस अब्यूज़, क्योंकि उससे उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। बट उनको उसमें समझाने की ज़रूरत है, अवेयर करने की ज़रूरत है कि इस तरीके के शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन से लॉन्ग टर्म में उनको और उनके फैमिली को बहुत नुकसान होगा। वी कैन टेक हेल्प ऑफ लोकल NGOs फॉर डी एडिक्शन पर्पसेस। तो ये सब चीज़ें हम लोग सोसाइटी लेवल पे सॉल्यूशन ले सकते हैं। लीगल मेजर तो सरकार लेकर के आई ही है, सरकार ने बहुत पहले ये कानून बनाया है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसी एक्ट के अंतर्गत असम के अंदर इतने सारे केसेस बुक किए थे हाल फिलहाल में, और कई सारे लोगों को जेल भी भेजा गया था। इस एक्ट के अंतर्गत a minimum term of 10 years imprisonment which could be extendable up to 20 years if one person is found to be violating the norms, यानी कि कोई भी इंसान अगर ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ड्रग्स को बेचता हुआ पाया गया, कंज्यूम करता हुआ पाया गया, तो उसे 10 साल से लेकर के 20 साल तक की सज़ा हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स भी लिए गए हैं। तो एक सोसाइटी लेवल पे सॉल्यूशन हमें ढूंढने की ज़रूरत है, लीगल सॉल्यूशन तो है ही नेशनल लेवल पे सरकार की तरफ से, इंटरनेशनल एफर्ट्स भी लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC, it was established in 1997 to prevent drug abuse, and India should coordinate with such international organizations in order to curb the challenges of drug abuse in India. उसके अलावा ऑफ कोर्स हमें अपने बॉर्डर को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि ये ड्रग पेडलर्स हैं वो हमारे देश में आसानी से घुस न पाएँ और ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस को हम अपने देश के अंदर कंट्रोल कर पाएँ। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from international segment. It is about global gateway, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. इस आर्टिकल को समझने से पहले हमें चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक बार समझना चाहिए। वैसे तो इसको हमने पहले भी कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में देख रखा है, बट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इट वंस अगेन। चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया था 2013 में। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज़ अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। इसमें कैसा है कि जो चाइना का ये वाला प्रोविंस है, ईस्टर्न प्रोविंस, जहाँ पे चाइना की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रहती है, इस प्रोविंस को बाकी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, या खासकर अफ्रीका से, एशिया के साउथ एशियन कंट्रीज से और यूरोप से कनेक्ट करने का ये प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना का ये जो ईस्टर्न प्रोविंस है, खासकर गोंजाई प्रोविंस से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 2013 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया के अलग अलग कोनों को चाइना से कनेक्ट किया जाए, मे इट बी साउथ एशिया, मे इट बी अफ्रीका, मे इट बी वेस्ट एशिया या फिर यूरोप। इसके लिए कई सारे पोर्ट्स बनाए गए, इसके अंदर कई सारे रोडवेज, रेलवेज बनाए गए अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। और आज के टाइम में मोर देन 100 कंट्रीज हैव साइंड agreements with China to participate in its Belt and Road Initiative। आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों में चाइना ने रोड रेलवेज बनाए हैं। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, जो इंडिया के अराउंड जो प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के, क्योंकि इंडिया के अराउंड होने का मतलब है चाइनीज़ प्रोजेक्ट का होना, क्या मतलब है कि चाइनाज़ प्रेजेंस, चाइनाज़ आर्मी प्रेजेंस ऑल्सो इन विसिनिटी ऑफ इंडिया विच माइट क्रिएट सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया इन फ्यूचर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कासगढ़ से लेकर के ग्वादार तक, ये भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। यह है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, ये भी इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। यहाँ पे श्रीलंका के अंदर एक हम्बन तोता पोर्ट है, जिसको चाइना ने बनाया अंडर इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो इंडिया के विसिनिटी में है, विच कैन बी अ थ्रेट फॉर इंडिया इन फ्यूचर। तो ज़रा देखते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंडिया अराइजिंग फ्रॉम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वैसे तो कई सारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो दो मेन चैलेंजेस हैं, द फर्स्ट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इट इज़ रोडवेज एंड रेलवेज कनेक्टिविटी एंड इवन पाइपलाइन कनेक्टिविटी कनेक्टिंग द कासगर रीजन ऑफ चाइना विथ ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर
Kashgar from China to Gwadar of Pakistan. It is part of China-Pakistan economic corridor. इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव कि इट मूव्स थ्रू दिस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन ऑफ इंडिया. अब ये इन्होंने पाकिस्तान और चाइना ने मिल करके बना दिया ये कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, विदाउट टेकिंग कंसेंट फ्रॉम इंडिया. अब ये प्रोजेक्ट, ये रीजन है तो हमारा ही, भले अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है लेकिन ये पीओके ऑफ कोर्स है तो हमारा ही, और इन्होंने बना दिया इस एरिया में ये रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन. तो नेचुरली दिस प्रोजेक्ट इज़ चैलेंजिंग सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इन दिस रीजन, बिकॉज नेचुरली दिस बिलोंग्स टू अस. तो अगर इनको ये रोडवेज, रेलवेज या पाइपलाइन बनाना था तो इन्हें पहले हमसे अप्रूवल लेना चाहिए था. हमसे मतलब इंडिया से इनको अप्रूवल लेना चाहिए था. दूसरा जो एक चैलेंज है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का इंडिया के लिए वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स देखिए, ये कोई फॉर्मल या ऑफिशियल नोशन नहीं, ऑफिशियल थ्योरी नहीं है. चाइना तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है जिसमें कई सारे पोर्ट्स वो बना रहा है इंडिया के अराउंड, इंडियन टेरिटरी के अराउंड. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्वादार पोर्ट बना दिया उसने, माले पोर्ट बना दिया, यहाँ बनतोता पोर्ट श्रीलंका के अंदर, माले इन मालदीव, यहाँ पे चिटगोंग पोर्ट इन बांग्लादेश, म्यांमार के अंदर क्याकफाव पोर्ट. तो कई सारे पोर्ट्स उसने इंडिया के अराउंड बना दिए. अब दुनिया के कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन द नेम ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इन द नेम ऑफ प्रमोटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इन द नेम ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, चाइना इज एक्चुअली बिल्डिंग पोर्ट्स अलॉन्ग इंडियन कोस्ट इन ऑर्डर टू इनसर्कल इंडिया. तो चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है. अगर चाइना ने ये पोर्ट्स बनाए हैं तो नेचुरली चाइनीज़ नेवी इन पोर्ट्स पे आ भी सकती है, और जब एक बार चाइनीज़ नेवी इन पोर्ट्स पे डॉक करेगी तो नेचुरली इंडिया के लिए वो सिक्योरिटी थ्रेट्स क्रिएट करेगी. और इंडिया चारों तरफ से घिर रहा है बिकॉज ऑफ दी सीरीज ऑफ पोर्ट्स बीइंग बिल्ट बाय चाइना, और इसको नाम दिया गया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. अब चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नोशन को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है. चाइना कहता है कि हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बनाया है जस्ट फॉर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इसका कोई भी सिक्योरिटी या स्ट्रैटेजिक डायमेंशन नहीं है. तो द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नोशन इज जस्ट अ नोशन, ऑफ कोर्स फिक्टिशियस नोशन, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, ऐसा चाइना कहता है. लेकिन इंडिया कैन नॉट टेक थिंग्स लाइटली. इंडिया को ऑफ कोर्स ध्यान रखना होगा ये जो नोशन है इट माइट प्रूव राइट ऑल्सो कि चाइना हमें चारों तरफ से घेर रहा है. और इसी कारण से इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव शुरू भी किए हैं, जैसे प्रोजेक्ट मौसम, सागर मिशन, इंडियन ओशन आउटरीच प्रोग्राम. तो कई सारे इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं ताकि चाइना के राइजिंग इन्फ्लुएंस को इस खासकर इंडियन ओशन में हम काउंटर कर सके. तो ये तो चैलेंज हो गया इंडिया के लिए. लेकिन ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इट इज़ अपेयरिंग टू बी और राइजिंग एज ए चैलेंज फॉर यूएस ऑल्सो. यूएस या उसके जो भी वेस्टर्न कंट्रीज अलाइज हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके लिए भी एक तरह का चैलेंज निकल के आ रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. सरल सा चैलेंज है कि यूएस की हेजेमनी चैलेंज हो रही है बिकॉज ऑफ राइजिंग चाइना. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैज़ बिकम ए मेजर मैकेनिज्म फॉर चाइना टू ग्रो इट्स इन्फ्लुएंस अक्रॉस द वर्ल्ड. यूएस की जो हेजेमनी क्रिएट हुई थी, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड हेजेमनी, इसका बहुत ही एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में. हेजेमनी मीन्स अनक्वेश्चनड डोमिनेंस. तो यूएस हैड डेवलप्ड इटसेल्फ एज ए हेजेमन पोस्ट 1991. जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके बाद से यूएस की अनक्वेश्चनड डोमिनेंस हो गई थी, स्टैब्लिश हो गई थी अक्रॉस द वर्ल्ड पोस्ट कोल्ड वॉर. लेकिन बाय द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी चाइना स्टार्टेड टू इमर्ज, इट स्टार्टेड टू चैलेंज यूएस हेजेमनी टू सम एक्सटेंट. और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके बाद से तो चाइना एक क्लोज कॉम्पिटिटर की तरह इमर्ज हो रहा है यूएस के लिए, एंड इट इज चैलेंजिंग हेजेमनी ऑफ द यूएस. तो यूएस की हेजेमनी चैलेंज करने में और चाइना के ओवरऑल स्टेचर को स्टैब्लिश करने में, प्रूफ करने में एज अ कॉम्पिटिटर टू यूएस, उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. किस किस तरीके से चाइना चैलेंज कर सकता है यूएस को विथ हेल्प ऑफ इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भी ज़रा देखते हैं. सबसे पहला तो स्ट्रैटेजिक चैलेंज टू यूएस. जैसे कि आप देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जाए, ये पूरा का पूरा रीजन की बात की जाए, इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जाए या वेस्ट एशिया की बात की जाए, तो पहले ये तमाम एरिया जो थे वो माने जाते थे अंडर कंप्लीट इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस. जैसे कि इस एरिया में कई सारे पोर्ट्स हैं यूएस के, खासकर जापान में देख लिया जाए, जापान तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पार्टनर ही है. उन्होंने सिक्योरिटी अलायंसेस साइन कर रखे हैं सिंस 1957, जापान और यूएस ने.
जापान की अपनी कोई ऑफेंसिव फोर्सेज नहीं है, यूएस की फोर्सेज रहती हैं जापान पोर्ट पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिलीपींस के अंदर भी बहुत सारे यूएस के पोर्ट्स हैं। तो ये पूरा का पूरा, सिंगापुर इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ यूएस। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है इट वाज अंडर ओवरऑल इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस। वेस्ट एशिया में यूएस का इन्फ्लुएंस तो है ही है, आपको पता है सऊदी अरबिया या इजराइल से यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। पूरे वेस्ट एशिया में यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। तो हिस्टोरिकली दीज रीजन्स, इंडो पैसिफिक रीजन या वेस्ट एशिया रीजन हैज़ बीन अंडर ओवरऑल कंप्लीट कंट्रोल और डोमिनेंस ऑफ यूएस। लेकिन इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से अब चाइना धीरे धीरे इस एरिया में अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहा है और यूएस की हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट चैलेंज फॉर यूएस, स्ट्रेटेजिक चैलेंज टू यूएस इन इंडो पैसिफिक रीजन एंड वेस्ट एशिया। दूसरा चैलेंज है चैलेंज टू डॉलर हेजेमनी। यूएस एक सुपर पावर है, नॉट जस्ट बिकॉज कि इसके पास बहुत आर्म्ड फोर्सेस हैं या न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, ऐसा कारण नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर स्टॉक पाइल तो रसिया के पास भी है। जो सबसे बड़ा वेपन है या आप कह सकते हैं सबसे जो स्ट्रॉन्ग ट्रेट है यूएस का, जो सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर है यूएस का, वो है उसकी करेंसी डॉलर। डॉलर पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली करेंसी है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो डॉलर को सबसे हार्ड करेंसी मानी जाती है। और चाइना अब यूएस के इसी डॉलर हेजेमनी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है विथ हेल्प ऑफ दैट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना क्या करता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर एक चेकबुक डिप्लोमेसी अपनाता है। चेकबुक डिप्लोमेसी मैंने आपको पहले भी बताया, ये तमाम जो रोड रेलवेज़ बने हैं, जैसे हम्बनतोता पोर्ट बना श्रीलंका में, तो ऐसा नहीं कि चाइना आकर के पूरी तरह से रोड बना देगा, या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना तो ये आकर के चुपचाप से चाइना बना देगा अपने पैसों से। चाइना इन लोगों को लोन देता है, जैसे पाकिस्तान को लोन दिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, श्रीलंका को लोन दिया इस हम्बनतोता पोर्ट को बिल्ड करने के लिए। तो काफ़ी सस्ते दामों पे लोन देता है और चाइना फिर कहता है कि भाई हमसे लोन ले लो। इसी को कहा जाता है चेकबुक डिप्लोमेसी। जहाँ जाता है चेकबुक काट करके दे देता कि ये पैसे ले लो, अपना पोर्ट बना लो, ये पैसे ले लो, ये रोड बना दो। ये कंट्री सोचते हैं कि चलिए इसी बहाने हमारे यहाँ पे एफडीआई आ रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा और इससे फिर हमारे देश की इकोनॉमी इंप्रूव होगी, तो इस चक्कर में पैसे ले लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जब चाइना पैसे देता है तो चाइना देता है नॉर्मली पैसे अपने डोमेस्टिक करेंसी युआन में, और चाइना कहता है कि अब आप इसके बदले में अब ये पोर्ट बनाने के लिए आपको जो भी सीमेंट, स्टील या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाहिए वो हमारे चाइना से ही खरीदो, आप हमारे देश से खरीदो। आपको जो टेक्नीशियंस चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, वो हमारे देश से बुलाओ, उनको युआन में पेमेंट कर देना। तो अपने देश का करेंसी में पैसा दे देता है इनको और फिर बोलता है कि हमारे देश से सामान खरीद करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। तो इस चक्कर में होता क्या है कि धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रेड में युआन का यूज जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे पाकिस्तान को दे दिया मान लीजिए $62 बिलियन इन युआन, कुछ पैसा युआन में दे दिया। अब बोले कि फिर हमारे देश से ही तुम सीमेंट खरीदो, स्टील खरीदो। तो इसे एक तो इससे चाइना की इकोनॉमी को फ़ायदा हो गया, दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि चाइना के प्रोफेशनल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, और उसके ऊपर से तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा कि इंटरनेशनल जो ट्रेड्स हो रहे हैं उसमें युआन का ओवरऑल वेटेज बढ़ता जा रहा है, युआन का ओवरऑल अब शेयर बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड जो होते थे डॉलर में हो रहे थे, धीरे धीरे युआन का भी शेयर बढ़ता जा रहा है इन ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड। तो इससे धीरे धीरे जो यूएस की जो करेंसी है डॉलर, उसकी जो हेजेमनी थी, अनक्वेश्चन चैलेंज थी, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है चाइना विथ हेल्प ऑफ इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत वो चेकबुक डिप्लोमेसी प्रैक्टिस कर रहा है। और ये बहुत कारण ये भी है, जहाँ जहाँ पे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंप्लीमेंट हुई, वहाँ की सरकारें स्टार्टिंग में बहुत खुश हुई कि चलिए हमें पैसा मिल गया, एफडीआई मिल गया। लेकिन अब लोकल लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे ग्वादार वाला पोर्ट को आप देखिए, ग्वादार पोर्ट को बिल्ड किया जा रहा है अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विच इज़ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में आता है। वहाँ के लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपके इस प्रोजेक्ट से हमें तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। सब लोग चाइना से आते हैं, प्रोफेशनल वही काम करते हैं, चाइना की सीमेंट, चाइना की स्टील इस्तेमाल हो रही है, तो लोकल इंडस्ट्री को नहीं फ़ायदा हो रहा, लोकल एम्प्लॉयमेंट में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये प्रॉब्लम्स अलग अलग जगहों पे हो रहा है अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देयर हैज़ बीन अ बैकलैश, देयर हैज़ बीन प्रोटेस्ट बाय द लोकल पीपल अगेंस्ट दीज चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स। लेकिन नेवरदलेस चाइना जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में चाइना का जो करेंसी है वो धीरे धीरे उसका शेयर बढ़ता जा रहा है, एंड चाइना इज़ एबल टू चैलेंज द डॉलर हेजेमनी। और चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको कहा जा रहा है एज मार्शल प्लान ऑफ चाइना। मार्शल प्लान क्या था, देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ 1945 में, उसके बाद से यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरी तरह से कोलैप्स, यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो यूरोप के ऊपर ही पड़ा था।
तो यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका था, यूरोप के पास इकोनॉमिक कैपेबिलिटी नहीं थी अपने आप को रिवाइव करने की। तो उस केस में यूएस ने क्या किया था, यूएस ने बहुत सारा फंड दिया था यूरोपियन कंट्रीज़ को अंडर ए प्लान ब्रॉड बाय यूएस जिसका नाम था मार्शल प्लान। मार्शल प्लान में यूएस ने कहा था कि इट विल गिव $13 बिलियन टू यूरोपियन कंट्रीज सो दैट दे कुड रीडेवलप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट वुड हेल्प इन देयर इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर II। तो उसने यूएस ने भी यही खेल खेला था, उसने बोला कि आप हमसे पैसे ले लो और फिर अपने यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करना है जो कि कोलैप्स हो गया था पोस्ट वर्ल्ड वॉर II, उसको रिबिल्ड करने के लिए हमारे यहाँ से सीमेंट, स्टील, प्रोफेशनल्स उन सबको बुलाओ। तो इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर II के बाद यूएस ने धीरे धीरे इस मार्शल प्लान की मदद से अपना जो डोमेस्टिक करेंसी या डॉलर उसको एक हार्ड करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, इंटरनेशनल ट्रेड में उसका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो दैट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्शल प्लान। अब माना जा रहा है कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है दैट इज़ मार्शल प्लान ऑफ चाइना विच विल चैलेंज द यूएस डॉलर हेजेमनी। तो अब आप समझ गए कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, कैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इंडिया के लिए तो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ओवरऑल या सिक्योरिटी को खतरा तो है ही है, लेकिन यूएस या जो इसके वेस्टर्न यूरोपियन एलाइज हैं उनके लिए भी ये खतरा है। और इसी कारण से अब आप देख रहे हैं कि यूएस और इसके जो अलाइज हैं दे हैव कम अप विथ न्यू इनिशिएटिव्स। फॉर एग्जांपल G7 कंट्रीज़ ने मिल करके एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे दुनिया के अलग अलग देशों में, खासकर डेवलपिंग या लोअर इनकम कंट्रीज़ में। और दिस बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, वैसे तो ये सजेशन था यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन का, बट लेटर ऑन इट वाज सपोर्टेड बाय ऑल G7 कंट्रीज़। और ये जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव है दैट इज़ बीइंग सीन एज मेन कॉम्पिटिटर ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना ने देखिए कई सारे जगहों पे कितने इन्वेस्टमेंट कर डाले हैं अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और यूएस हैं ये अब सोच रहे हैं कि अगर अभी हमने कुछ नहीं किया, हमने इन जगहों पे इन्वेस्ट नहीं किया तो धीरे धीरे चाइना पूरी दुनिया में अपनी डोमिनेंस को इस्टेब्लिश कर लेगा। तो चाइना के जो फ्रेंड्स हैं जैसे कि यूएस के जो फ्रेंड्स हैं जैसे वेस्टर्न यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने मिल करके लॉन्च किया बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव। और फिर बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव का एक काउंटर पार्ट वेस्टर्न यूरोप ने अपनी तरफ से शुरू किया है जिसके बेसिस पे ये करंट न्यूज है। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ निकल के आई है कि वेस्टर्न यूरोप हैज़ मेड इट्स ओन इनिशिएटिव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड जिसका नाम है ग्लोबल गेटवे। इट विल बी इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसमें लगभग 300 बिलियन यूरोज़ इन्वेस्ट किए जाएंगे बाय 2027 अक्रॉस द वर्ल्ड ताकि दुनिया के अलग अलग जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड की जाए। गेम वही है, फिर से चाइना पूरे दुनिया में इन्वेस्ट कर रहा है और युआन का शेयर बढ़ा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में। तो यूएस ने कहा कि हम लेकर के आ रहे हैं बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव ताकि हम भी अपना इन्फ्लुएंस को बनाएं और हम लोग डॉलर को प्रमोट करें। यूरोपियन यूनियन ने बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव तो सपोर्ट किया ही किया, साथ में साथ यूरोपियन यूनियन ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी कुछ यूरोज़ को इन्वेस्ट करें पूरे दुनिया भर में कि यूरो का भी शेयर इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ जाए। और इसके लिए उन्होंने लेकर के आए फिर ग्लोबल गेटवे ऑफ यूरोपियन यूनियन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट जस्टिस फॉर द जज बुक एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 5 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। देखिए हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब ने एक बुक लिखी है। इट्स एक्चुअली एन ऑटोबायोग्राफी, अपने ऊपर ही उन्होंने बुक लिखी है। इस बुक का नाम है जस्टिस फॉर द जज। इस बुक में रंजन गोगोई साहब ने एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के जिक्र की है इन चैप्टर जिसका नाम है सुप्रीम एलिगेशन एंड माय क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। इस चैप्टर में उन्होंने उस इंसिडेंट की बात की है जब रंजन गोगोई साहब के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगे थे व्हेन ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के ही फीमेल एम्प्लॉय ने रंजन गोगोई साहब के ऊपर जब ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक इस तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन लगाए थे। उसके बाद रंजन गोगोई साहब ने जो उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने एक स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया था इस मैटर की सुनवाई के लिए। लेकिन फिर उस स्पेशल बेंच में उन्होंने किया क्या, ही मेड हिमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ द बेंच। तो जस्टिस गोगोई साहब वैसे तो उस बेंच के हेड थे जस्टिस S.A. बोबडे जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने आफ्टर जस्टिस रंजन गोगोई, लेकिन उस बेंच के एक मेंबर थे जस्टिस रंजन गोगोई हिमसेल्फ। तो इस कारण से उनका उस टाइम में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था।
कहा जा रहा था कि हाउ कैन ही बी अ जज इन हिज ओन केस, अपने ही केस में आप जज कैसे हो सकते हैं। आपने जो बेंच बैठाई आपके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन की बात की सुनवाई के लिए, उस बेंच में आप ही मेंबर कैसे हो गए। इस पे फिर जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है अपने इस नई बुक में इस पूरे इंसिडेंट पे। वो कहते हैं कि वो जो पूरा का पूरा मामला था उस टाइम में, वो मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश है, क्योंकि मैं कई सारे इंपॉर्टेंट मामलों को, जैसे कि राम जन्मभूमि वाले मामले को या रफाल डील वाले मामले पे मैं सुनवाई या जजमेंट देने वाला था, तो मेरे ऊपर एक तरह का दबाव बनाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस पे अटैक करने के लिए ये इस तरह के एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाए गए। और इस कारण से आई थॉट लाइक ऑफेंस विल बी माई बेस्ट डिफेंस या अग्रेशन विल बी माई बेस्ट डिफेंस। मुझे लगा कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए, और इस कारण से आई डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ द बेंच विच heard this केस। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा, अपने इस बुक के लॉन्च के टाइम में उन्होंने खुद ही कहा, इस बुक में भी उन्होंने लिखा है कि इन हाइंडसाइट आई शुड हैव नॉट बीन ऑन द बेंच, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, इवन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ ए ह्यूमन, नो हार्म इन एक्सेप्टिंग इट। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुझे इस बेंच का हिस्सा शायद से नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ऑफकोर्स ये कहा कि एलिगेशन तो बेसलेस था ही, फेक था ही, एलिगेशन तो बिल्कुल झूठा था, लेकिन मुझे उस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए था जिसमें इस पूरे मामले पे सुनवाई हुई थी, बट मुझसे ये गलती हुई उस टाइम में, ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब इसका हम अपने एग्ज़ाम में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो ज़्यादा देखिए। आपका जो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर है, पेपर 5, उसमें चैप्टर 3 में दिए हुए हैं डिफरेंट फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। उसमें एक फाउंडेशनल वैल्यू है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी पे कभी कभार सवाल आ जाता है, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्टी, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो ऑनेस्टी का तो छोटा सा डेफिनेशन आप रट के जाएंगे ही कि ऑनेस्टी सिंपली मीन्स टू बी ट्रूथफुल एंड ओपन। अन ऑनेस्ट पर्सन में कमिट अ मिस्टेक बट ही विल एक्नॉलेज हिज मिस्टेक। तो ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं होता कि आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। ऑनेस्टी का मतलब होता है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उसको ओपन और ट्रांसपेरेंट तरीके से एक्सेप्ट कर लें। तो ये तो हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ ऑनेस्टी। और उसके बाद जब आप एग्जाम्पल दे रहे होंगे ऑनेस्टी के, तो आप ये करंट केस को लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि रिसेंटली इन हिज ऑटोबायोग्राफी जस्टिस फॉर द जज CJI जस्टिस रंजन गोगोई एक्सेप्टेड that being a member of the bench which inquired sexual harassment allegation against him was a mistake. This open acceptance of mistake is an example of honesty. तो इस तरीके से आप honesty का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस तरह के जब भी आप करंट एग्जाम्पल देते हैं तो आप एग्जामिनर को एक मैसेज देते हैं कि देखिए जो करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मैं उनसे भी आई हैव केप्ट माई सेल्फ अब्रेस्ट विद दीज करंट डेवलपमेंट्स ऑल्सो। तो इससे एग्जामिनर इंप्रेस होते हैं और आपको वो बेहतर मार्क्स देने के चांसेस बन जाते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about NRC and Citizenship Amendment Act. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो ये टॉपिक अब हाल फिलहाल में 2-3 दिनों से इससे रिलेटेड आर्टिकल आ रहे हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को हमने हमारे स्टेट में हमने शहीद दिवस ऑब्जर्व किया। तो 10 दिसंबर हाल फिलहाल में बीता है। पिछला जो न्यूज़पेपर एनालिसिस था उसमें भी हमने शहीद दिवस को लेकर के एक आर्टिकल डिस्कस किया था। उसके अलावा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसके एग्जैक्टली लगभग 2 साल पूरे हुए हैं। लगभग यही 10-11 दिसंबर के आसपास सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट राज्यसभा से फाइनली पास हुआ था, आपको याद होगा 2019 में। तो उसके बाद से कितने सारे प्रोटेस्ट हुए थे, वो तो फिर कोरोना पैंडेमिक के कारण वो प्रोटेस्ट थोड़े डैम्पेन हो गए, अदरवाइज प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो इस कारण से हाल फिलहाल में चूँकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के आए हुए 2 साल हो गए हैं, वो बात अलग है कि उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, रूल्स रेगुलेशंस ला करके डिटेल में, और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन उसके आए हुए 2 साल हो गए। इस कारण से हाल फिलहाल में ये आर्टिकल्स आसाम अकॉर्ड से रिलेटेड या NRC या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो इस आर्टिकल में समझाने की कोशिश की गई है द रिलेशन बिटवीन NRC अपडेटिंग प्रोसेस, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड आसाम अकॉर्ड। तो सब कुछ को एक बार थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करते हैं। आसाम अकॉर्ड की तो हिस्ट्री हमने लास्ट एनालिसिस में देखी ही, ये कैसे मंगोलदोई एरिया में जब इलेक्टोरल लिस्ट को रिवाइज़ किया जा रहा था उस टाइम में देखा गया कि कई सारे इलीगल फॉरेनर्स का नाम उसमें एंट्री हो चुका था। उसके बाद एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मूवमेंट लगभग 6 सालों तक चला। कई सारे स्टूडेंट्स दे लेड इवन देयर लाइफ फॉर द मूवमेंट। फर्स्ट मर्टायर हमने देखा, खारगेश्वर तालुकदार जी को देखा।
फाइनली 15 अगस्त 1985 को ये असम अकॉर्ड साइन हुआ, ये भी हमने देखा था लास्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस में। असम अकॉर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि इट विल वीड आउट इलीगल माइग्रेंट्स, जो लोग भी फर्जी तरीके से असम के अंदर घुस आए हैं उनको पहचाना जाएगा और उनको असम से बाहर डिपोर्ट किया जाएगा। और दूसरा, असमीज कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। दोनों ही डिमांड फुलफिल किया गया। सरकार ने जो प्रॉमिस किया था असम अकॉर्ड 1985 में, उसको कम से कम पेपर पे फुलफिल किया उन्होंने। क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड में उन्होंने लिख करके दिया कि देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कल्चर एंड सोशल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ हेरिटेज ऑफ असमीज पीपल। पेपर पे फुलफिल किया ये कमिटमेंट, लेकिन आज तक आपको पता है कि क्लॉज 6 इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। ये तो आप भी जानते हैं। क्लॉज 6 के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई कि क्या क्या उसके चांसेस, क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वहीं अगर बात की जाए सिटीजनशिप अमेंडमेंट, वही बात की जाए कि जो पहला कमिटमेंट था कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको आसाम से बाहर डिपोर्ट किया जाएगा, उसके लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में अमेंडमेंट किया गया। जो ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट था 1955, उसमें अमेंड करके सेक्शन 6A डाला गया, जिसमें लिखा गया कि वो सारे लोग जो 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से इंडिया आए हैं, उन सबको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं मिल सकता, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको इंडिया से बाहर डिपोर्ट किया जाएगा। ये कमिटमेंट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर आसाम अकॉर्ड। इसीलिए जो हमारा NRC अपडेट का जो कट ऑफ डेट है दैट इज़ 24 मार्च 1971 मिडनाइट। तो मुद्दा ये है कि दोज हु केम टू असम आफ्टर 24 मार्च 1971 मिडनाइट बिकेम इलीगल इमिग्रेंट्स। ऐसा प्रॉमिस तो कर दिया भारत सरकार ने असम अकॉर्ड में, और फिर उस हिसाब से सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड करके सेक्शन 6A भी ऐड कर दिया कि भाई इन लोगों को इस इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, जो लोग भी 24 मार्च 1971 रात के बाद इंडिया के अंदर एंटर हुए हैं। लेकिन इन लोगों को आइडेंटिफाई करके सरकार ने अमेंड करके कानून को लिख दिया कि ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इंडिया से बाहर भेजने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया सरकार ने टिल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे भारत सरकार ने NRC को अपडेट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट द इलीगल माइग्रेंट्स, ये प्रोसेस स्टार्ट किया 2013 में सुप्रीम कोर्ट के वो भी कहने पे भारत सरकार ने। तो मुद्दा ये है कि जो भी असम अकॉर्ड के प्रोमिसेस थे वो फुलफिल नहीं हुए। असम अकॉर्ड में जो 2 बातें कही गई थी कि लोकल लैंग्वेज कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्लॉज 6 इंसर्ट किया गया, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा, उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। NRC का प्रोसेस स्टार्ट जरूर हुआ इस डायरेक्शन में, लेकिन वो भी ज़रा देखिए कहाँ तक पहुँचा। NRC प्रोसेस को फाइनली स्टार्ट किया गया 2015 में, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2015 में सरकार ने शुरू किया। 31 अगस्त 2019 को, 31 अगस्त 2019 को NRC के फाइनल डाटा निकल के आए कि देयर आर अबाउट 3.1 करोड़ रेजिडेंट्स ऑफ असम हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जबकि लगभग 19 लाख पीपल इन असम वेयर फाउंड टू बी इलीगली लिविंग इन असम, इलीगल इमिग्रेंट्स। तो अब दूसरा लॉजिकल स्टेप होना चाहिए था कि अब जब आप 19 लाख लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं एज इलीगल इमिग्रेंट्स, तो इनको फिर डिपोर्ट करने की बात करनी चाहिए थी। इनको कम से कम या तो फिर डिटेंशन कैंप में रखना चाहिए था। तो दीज कुड हैव बीन लॉजिकल स्टेप्स। लेकिन फिर जैसा इस आर्टिकल में लिखा है, दिस आर्टिकल हैज़ बीन वेरी मच क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आई एम पुटिंग इट द वे इट इज़ रिटन कि इन लोगों को बाहर भेजना चाहिए था या डिटेंशन सेंटर में रखना चाहिए, लेकिन सरकार लेकर के आई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से नुकसान क्या हुआ देखिए कि हमने आइडेंटिफाई किया कि NRC प्रोसेस में कि ये 3.1 करोड़ जो सिटीजन्स हैं इंडिया, असम के अंदर रहने वाले 3.1 करोड़ लोग हैं रेजिडेंट्स, वो इंडिया के सिटीजन हैं। ये 19 लाख लोग जो हैं, इस इमेज का मतलब ये नहीं कि 19 लाख लोग बस इसी एरिया से बिलोंग करते हैं, 19 लाख लोग अलग अलग जगहों से असम के, ये 19 लाख लोग जो हैं वो इलीगल तरीके से असम में रह रहे हैं। अब उसके बाद हमने ला दिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये 19 लाख लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया 31 अगस्त 2019 को, और दिसंबर 2019 में हम लेकर के आ गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसकी मदद से हम लोग कई सारे इन 19 लाख लोगों के अंदर में से भी कई सारे लोगों को हम लोग शायद से सिटीजनशिप दे बैठेंगे। तो फिर NRC को अपडेट करने का प्रोसेस पूरी तरह से डिफीट हो गया, मीनिंगलेस हो गया। इस 19 लाख लोगों में से कई सारे लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी एंड दे विल बी अलाउड टू लिव इन असम। क्योंकि आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रोसीजर पता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए जो
अलग अलग रिलीजन के लोग हैं एक्सेप्ट इस्लाम, जो भी बाकी मेजर रिलीजन के लोग हैं उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से कई सारे लोग, इन 19 लाख में से, उनको भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। सो दैट बिकेम ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पीपल इन असम। आपको पता है कि जब 2 साल पहले ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट से, तो असम के अंदर कितना सारा प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि नेचुरली 2 चीज़ें लग रही हैं यहाँ पे लोगों को। पहला कि असम अकॉर्ड और असम मूवमेंट, इतनी सारे सेक्रीफाइसेस के बाद असम अकॉर्ड साइन हुआ। 800 या 860 स्टूडेंट से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी। फिर असम अकॉर्ड साइन हुआ। उस असम अकॉर्ड में हमें प्रॉमिस किया गया कि लीगल लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन हमने उसको उस प्रोसेस के डायरेक्शन में काम शुरू किया, एनआरसी अपडेट करना शुरू किया। और एनआरसी अपडेट जब हमने किया तो लॉजिकल स्टेप जो हमें लेना चाहिए ताकि असम अकॉर्ड को एक मीनिंगफुल डायरेक्शन मिल पाए या एक मीनिंगफुल कंक्लूजन मिल पाए, जो हमें लॉजिकल स्टेप लेना चाहिए, तो इनको रिपोर्ट करना या डिटेंशन कैंप पे रखना, उसके बदले में हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला दिया। जो पूरा का पूरा जो हमारा असम अकॉर्ड है, असम मूवमेंट की सेक्रीफाइसेस हैं या एनआरसी के प्रोसेस हैं, उसको डिफीट करता हुआ लग रहा है। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एनआरसी एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. Citizenship Amendment Act appears to be limiting the impact of NRC and also the promises made by the government of India in citizenship in Assam Accord, and accordingly the amendment brought by the government of India in Citizenship Amendment Act and assertion of section 6A. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. द इनिशिएटिव डेमोक्रेसी समिट इज इनिशिएटिव ऑफ द यूएस एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर के दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. एंड बेटी बचा पढ़ाओ से ये जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है ये रिलेटेड नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.